बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट 2 का पार्ट 4 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। हमने शुरू की थी मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शन में हमने पहला फंक्शन प्लानिंग जो है ना पहली पार्ट में पढ़ा था, और इसी पार्ट में हम दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक कंसेप्ट है क्या? तो जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बनती है, तो इस उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन थीम ये होता है कि वो एफिशिएंट प्रोडक्ट को जो है ना वो प्रोड्यूस कर सके। अब जो एफिशिएंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल या जो इनपुट होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको यकजा किया जाता है। अब जिस तरीके से उस इनपुट को हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो इसी तरीके को हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं उस चीज को। इससे पहले हमने जो है ना जो प्लानिंग पढ़ा था, तो प्लानिंग का मेन काम ये होता है कि जब भी आप जो है ना चीज़ों को कौन कौन सी काम जो है ना आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, तो वो आपका प्लान होता है। ऑर्गेनाइजिंग उन कामों को आप किस तरह करते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक नर्सिंग कॉलेज आप ओपन कर रहे हो, तो नर्सिंग कॉलेज आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस नर्सिंग कॉलेज में आप जो है ना कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। आप बीएसएन डिग्री प्रोवाइड करते हो, आप एमएसएन डिग्री प्रोवाइड करते हो, आप एलएचवी डिग्री प्रोवाइड करते हो, आप जो है ना इस तरह की और डिग्रीज जो है ना आप प्रोवाइड करते हो। ये आपका क्या है, प्लानिंग है कि इसके बाद मैंने ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। अब उन डिग्रीज को या उन कामों को आप किस तरीके से करते हो, आप जो है ना कितनी स्टाफ उनके लिए लोगे, कौन कौन से स्टाफ होगा, कौन कौन से स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे आएंगे, तो ये सारी की सारी चीजें फिर ऑर्गेनाइजिंग में आती है। ओके, अच्छा, द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग रिसोर्सेज टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल। तो इसका ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें रिसोर्सेज डिप्लॉय होती है। डिप्लॉइंग का मतलब ये है कि टू प्लेस इन एप्रोप्रिएट पोजीशन, कि हम रिसोर्सेज को उसकी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे जो है ना क्या करें, उनको प्लेस करें। तो ये क्या होता है, डिप्लॉइंग। तो आप रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हो, और वो प्रोसेस जिसमें रिसोर्सेज डिप्लॉय होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजिक गोल, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेजर गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को आप जो डिप्लॉय करते हो, उसको इन प्लेस करते हो, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। द अरेंजिंग ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स इनटू फंक्शनिंग होल्स। ये आप किस तरह कहते हो कि आप जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उस कंपोनेंट्स को आप यकजा करते हो और इसे एक होल बनाते हो, रॉ मटेरियल को यकजा करते हो और इससे प्रोडक्ट बनाते हो। ओके, ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजिंग किस चीज को कहते हैं, उस प्रोसेस को जिसमें हम जो है ना वेरियस एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक्टिविटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको जो है ना ग्रुप किया जाता है, और ग्रुपिंग के बाद जो है ना ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और जब ये एक्टिविटीज जो है ना आप ग्रुप करते हो, तो इसी के थ्रू आप क्या करते हो, आप जो फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, फाइनेंस होते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, तो उसको आप यकजा करते हो, एक जगह पे लाते हो। किस चीज के लिए? एंड एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग देम फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक। तो इनके दरमियान आप एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप जो है ना बनाते हो। और वो क्यों बनाते हो? ताकि आपका जो स्पेसिफिक गोल है वो आप अचीव कर सके। तो ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग सिंपल ये है कि इसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज को ग्रुप आउट करते हो, एक्टिविटीज को पहले आइडेंटिफाई करते हो, फिर ग्रुपिंग उस एक्टिविटीज की करते हो। उन एक्टिविटीज के लिए जो फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज दरकार होते हैं, तो उनको आप यकजा करते हो। उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यही रिसोर्सेज जो है ना आप इकट्ठा करते हो, और इन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू जो है ना आप क्या करते हो, जो आपका स्पेसिफिक गोल होता है, उस स्पेसिफिक गोल को आप अचीव करते हो। ओके, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस क्या है? ऑर्गेनाइजिंग की फंक्शन जो है ना वो है डिवाइड्स इट्स लेबर इनटू डिपार्टमेंट एंड जॉब्स। सबसे पहले आप जो लेबर है आपका, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आप काम को किस तरीके से करते हो। तो जब तरीका आता है तो फिर आप क्या करते हो, जो लेबर होता है उनको जो है ना आप अपना अपना काम जो है ना उनको सौंप देते हो कि आपका ये काम होगा, दूसरे का ये काम होगा, तीसरे का ये काम होगा, ये वाला डिपार्टमेंट इस सेल के लिए होगा, ये वाला डिपार्टमेंट जो है ना ये प्रोडक्शन के लिए होगा, ये जो है ना ये मार्केटिंग के लिए होगा। तो ये जो है ना फिर आप डिवीजन करते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। एस्टेब्लिशेस फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी।
इसकी ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू आप एक फॉर्मल लाइन, ये वाला जो है ना लोअर लाइन मैनेजर है, ये एम्प्लॉइज है, ये जो है ना मिडिल लाइन मैनेजर है, या टॉप लेवल का मैनेजर है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप एक स्ट्रक्चर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को देते हो। ओके, अच्छा, एस्टेब्लिशिंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स टास्क, और आप जो है ना मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करते हो, जो डाइवर्स डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट काम होते हैं, तो उनको परफॉर्म करने के लिए आप जो है ना डिफरेंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करते हो कि ये वाला जो है ना ये लोग इनके लिए इस काम के लिए है, ये लोग इस काम के लिए है, ये इस तरीके से होगा, तो इस तरह के आप डिफरेंट मैकेनिज्म उसके लिए बनाते हो। In the managerial terms, planning is a determination of what is to be accomplished and organizing is determine of how it will be। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनेजरियल टर्म में प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग कि आप किस चीज को जो है ना आप एकम्प्लिश करते हो, कौन कौन से काम जो है ना आप एकम्प्लिश करोगे, उसको अचीव करोगे, और ऑर्गेनाइजिंग उन कामों को आप किस तरीके से जो है ना वो अचीव करोगे, परफॉर्म करोगे, तो ऑर्गेनाइजिंग होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, फोकस ऑन एंड फैसिलिटेट अटेनिंग और अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले इसका ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करने में, अचीव करने में इसका रूल होता है। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ पोजीशंस एंड जॉब्स विद इन हायरार्की। इसके बाद जो है ना आप क्या करते हो, थ्रू ऑर्गेनाइजेशन आप जॉब्स और पोजीशन को जो है ना क्या करते हो, अरेंज करते हो। जॉब्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि HMC हॉस्पिटल है, उसमें नर्सिंग की जॉब्स आए हैं, तो नर्सिंग की जॉब्स आए हैं, आप उसकी पोजीशन क्या है, कौन सी स्केल पे है, हेड नर्स है या स्टाफ नर्स है या जो है ना नर्सिंग सुपरवाइजर है, तो फिर ये उसकी उस जॉब की पोजीशन है। ओके, तो पोजीशन को और जॉब को जो है ना अरेंज करना, एक हायरार्की बनाना, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑल लेवल्स। इसके थ्रू जो है ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को सौंप देते हो, और साथ में जो है ना आप क्या करते हो, लाइन ऑफ अथॉरिटी, हर एक लेवल की आप एक लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है ना वो बनाते हो, और उस लाइन ऑफ अथॉरिटी के साथ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो होते हैं। क्रिएटिंग रिलेशनशिप दैट विल मिनिमाइज फ्रिक्शन, और आप एक ऐसी रिलेशन जो है ना एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर के दरमियान या मैनेजर और इसके एम्प्लॉय के दरमियान जो है ना एक ऐसी रिलेशनशिप आप बनाते हो जिसके थ्रू उनके दरमियान जो फ्रिक्शंस होते हैं, इख्तिलाफात होते हैं, वो खत्म होते हैं, उसके दरमियान जो है ना ट्रस्ट डेवलप होता है, क्लियर कम्युनिकेशन होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होते हैं। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होते हैं। अच्छा, तो ये था दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। अब तीसरी फंक्शन के बारे में हम आते हैं, कंट्रोलिंग। ओके, कंट्रोलिंग सिंपली हम कहते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जब चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसी ऑर्गेनाइज और प्लान करते हैं, तो उसी के बाद जो है ना फिर उन चीजों को रेगुलरली मॉनिटर करना भी होता है, रेगुलरली जो है ना उन चीजों को इवालुएट करना भी होता है। तो ये क्या होता है कि आप चीजों को कंट्रोल करते हो कि चीजें आपके कंट्रोल में है या नहीं, जो ऑब्जेक्टिव और गोल आप चाहते हो वो ऑब्जेक्टिव और गोल अचीव होते हैं या नहीं होती। तो ये जो काम आप करते हो ये फिर कंट्रोलिंग के थ्रू करते हो। कंट्रोलिंग के थ्रू आप सिंपल 3 स्टेप्स करते हो। पहला स्टेप आपका रिसोर्सेज को आप डिजाइन करते हो, रिसोर्सेज को जो है ना उसकी जगह पे एलोकेट करते हो। दूसरा जो है ना आप इवालुएट करते हो, जो रिसोर्सेज आपने एलोकेट की अब उसको जो है ना आप इवालुएट करते हो कि आया वो रिसोर्सेज जो है ना जिस पर्पस के लिए मैंने वो एडुकेट की थी, डिजाइन की थी, जिस बंदे को मैंने जो राइट्स दिया था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज जिसको मैंने दी थी, क्या वो अच्छी तरीके से उसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं नहीं। एंड रेगुलेशन, और फिर उन एवेल्युएशन के बाद अगर उसमें किसी चेंजेस की ज़रूरत है, एक ड्यूटी को दूसरी के लिए देने की ज़रूरत है, एक बंदे को उस डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में ले जाने की ज़रूरत है, तो फिर ये आते हैं आपकी रेगुलेशन में। तो ये आपका क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है कि आप जो है ना चीज़ों को कंट्रोल करते हो। सिंपल कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट function in which managers establish or communicate performance standard for people, processes and devices। कंट्रोलिंग को आप सिर्फ इस बात से समझेंगे कि कंट्रोलिंग में हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को जो है ना क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होता है ये बात आप समझिए। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो कंपनी होता है उस कंपनी के अपनी एम्प्लॉय से जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कंपनी जो है ना अपनी एम्प्लॉयज को कहते हैं कि आप जो है ना ये काम करोगे, इस तरीके से करोगे, तो ये क्या है, ये उसका, या इस तरह की जो है ना आपका प्रोडक्ट होगा, तो ये क्या है, ये इन
कंपनी का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है कि हमने जो है ना इस स्टैंडर्ड से जो है ना चीज़ों को प्रोवाइड करना है। हमने जो है ना जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस करने हैं वो ग्रेजुएट इन स्टैंडर्ड की होगी, उसकी जीपीए इतना होगा, उसका टैलेंट इतना होगा। तो ये क्या होता है, ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होते हैं। एक्सपेक्टेशन जो कंपनी रखती है अपने पीपल से, जो प्रोसेसेस होते हैं उसकी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होते हैं, या डिवाइसेस होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होते हैं। तो कंट्रोलिंग के थ्रू जो है ना हम क्या करते हैं, उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को हम एस्टेब्लिश करते हैं। Organization goal is the process of assigning, evaluating and regulating resources on an ongoing basis to accomplish organization goal। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें हम जो है ना क्या करते हैं, रिसोर्सेज को असाइन करते हैं, फिर जो है ना उसको एवेलुएट करते हैं और इसके बाद हम रेगुलेट करते हैं उन चीज़ों को, जो है ना चेंजेस की अगर ज़रूरत हो तो हम चेंजेस लेके आते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को जो है ना उसको हम अचीव कर सकें। Done well, it ensures that the overall directions of individuals and group are consistent with short and long range plans। तो ये क्या होता है, ये डन वेल, इसका सिंपल पर्पस ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से करो। बस ये कंट्रोलिंग है कि चीज़ जब अच्छी तरीके से परफॉर्म हो रही है तो ये क्या है, ये कंट्रोलिंग है। तो ये क्या है कि आप जो है ना ये इंश्योर दैट ओवरऑल डायरेक्शन, ये इस बात को इंश्योर करते हैं को जो आप जिस चीज़ को आपने ऑर्गेनाइज किया है वो ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न जो है ना आप सही डायरेक्शन पे जा रहा है या नहीं जा रहा। यहाँ पे आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, हर एक को जो है ना आपने काम सौंप दिया, हर एक को बंदे को जो है ना आपने उस पे डिपार्टमेंट पे लगा दिया। इसी पे जो है ना आप उस बंदे की परफॉर्मेंस चेक करते हो कि वो जो है ना वो परफॉर्मेंस जो है ना वो परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। जो रूल उसको डिज़ाइन की गई है वो उस रूल्स को जो है ना अवेल करते हैं, उस रूल्स को जो है ना परफॉर्म करते हैं या नहीं। ओके, अच्छा, तो ये डायरेक्शन चेक करते हैं। और डायरेक्शन किस चीज़ के लिए? कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ये जो काम है ये काम उस रूल्स और ऑब्जेक्टिव को जो है ना अचीव करेगी या नहीं करेगी। तो ये क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। अच्छा, इट हेल्प्स इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स and accomplishments are consistent with one another throughout an organization। तो ये इस बात की जो है ना इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, और अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही है, एकम्प्लिशमेंट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है ना ये उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प आउट करेंगे या नहीं। या ऐसा तो नहीं है कि हम जो है ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स का पता नहीं कि हम जो है ना हमने इधर नर्सिंग ग्रेजुएट के बारे में सोचा है और इधर जो है ना हम पढ़ पा रहे और ये वाली जो है ना स्टूडेंट्स हमारी से पारे हो रही है। तो इस तरह की जो है ना इलिटरेट और इस तरह के अनएक्सपीरियंस अनस्किलफुल पर्सन जो है ना पारे हो रही है। तो फिर ये क्या है, फिर ये आपका प्रोडक्ट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव के मुताबिक नहीं चल रहे। ओके, अच्छा, पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग मेक्स प्लान्स इफेक्टिव। कंट्रोल के थ्रू जो है ना आपकी जो प्लान्स है वो इफेक्टिव बनते हैं। क्यों? क्योंकि प्लान्स तो आप बनाते हो, प्लान आपने बना दी, आप प्लान को आपने इम्प्लीमेंट किया, वो प्लान जो है ना वो इफेक्टिव है या नहीं, काम करने वाले या नहीं, ये कंट्रोलिंग जो है ना आपको बताते हैं। मैनेजर नीड टू मेजर प्रोग्रेस, ऑफर फीडबैक एंड डायरेक्ट देयर टीम्स इफ दे वांट टू सक्सीड। तो मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर जो है ना वो तो प्रोग्रेस को मेजर करेगा, वो जो है ना फीडबैक देंगे, वो जो है ना क्या करेंगे, अपनी टीम को वो डायरेक्ट करेंगे अगर वो सक्सेस चाहता है। और ये काम जो है ना ये क्या कौन करता है? ये कंट्रोलिंग का काम होता है। ओके, कंट्रोल मेक्स श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हेल्प इंश्योर दैट एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड। अब जो पॉलिसीज और प्रोसीजर आपने बनाई हुई होती है ना, उस पॉलिसीज और प्रोसीजर को जो है ना आप इसी कंट्रोलिंग में क्या करते हो, मेजर करते हो। इसी कंट्रोलिंग में आप उसको जो है ना इवेलुएट करते हो, जो आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये पॉलिसीज और प्रोसीजर क्या होते हैं? ये आपको बताते हैं कि आपकी जो एफर्ट्स है वो एफर्ट्स इंटीग्रेटेड है, वो एफर्ट्स जो है ना वो गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करते हैं। ओके, कंट्रोल मेक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। Organization need controls in place if they want to achieve and accomplish their objective। कंट्रोल क्या काम करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। किस तरह? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान्स होते हैं उसके जो ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न होता है वो कंट्रोलिंग के थ्रू जो है ना आप उसको असेस करते हो। कंट्रोलिंग के थ्रू जो है ना आप उसकी इफेक्टिवनेस का अंदाजा लगा सकते हो। Organization needs control in place if they want to achieve and accomplish their objective। तो ऑर्गेनाइजेशन
को किस चीज़ की नीड कंट्रोल की ज़रूरत है। अगर वो जो है ना वांट टू अचीव एंड अकम्प्लिश, अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, कंट्रोल मेक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट, एक तो इफेक्टिव भी बनाता है, दूसरा एफिशिएंट भी बनाता है, उसको जो है ना प्रोडक्टफुल भी बनाता है, प्रोडक्टिव भी बनाता है। एफिशिएंसी प्रोबेबली डिपेंड्स मोर ऑन कंट्रोल देन एनी अदर मैनेजमेंट पॉइंट। तो ये बात आप ध्यान में याद रखें कि एफिशिएंसी का सबसे ज्यादा इन्हिसार किस चीज पे होता है, वो कंट्रोल पे होता है। क्योंकि कंट्रोल में जो है ना आपको एफिशिएंसी का पता चलता है। कोई भी जितनी भी और मैनेजमेंट फंक्शन है, चाहे वो एवेल्युएशन हो, चाहे जो है ना वो डायरेक्टिंग हो, चाहे जो भी हो, तो उससे जो है ना आपको एफिशिएंसी का पता इतना नहीं लगता जितना जो है ना आपको कंट्रोलिंग से पता लगता है। ओके, अच्छा, फिर कंट्रोलिंग प्रोवाइड फीडबैक्स ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस। ये प्रोजेक्ट स्टेटस पे जो है ना आपको फीडबैक देते हैं। नॉट ओनली डू दे मेजर प्रोग्रेस बट कंट्रोल आल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू पार्टिसिपेंट एज वेल। ये सिर्फ जो है ना प्रोग्रेस को मेजर नहीं करती, ये ऐसा नहीं करती कि प्रोग्रेस मेजर हो गया बस खत्म, नहीं, ये जो है ना जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको फीडबैक देते हैं। फीडबैक किस तरह देते हैं, ये जो है ना जब आपने प्रोग्रेस को मेजर किया तो फिर जो है ना इसी कंट्रोलिंग के थ्रू आप क्या करते हो, आप जब प्रोग्रेस को मेजर करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, तो इवैल्यूएशन के बाद आपका रेगुलेशन स्टेप होता है। और इसी के थ्रू जो है ना आप क्या करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको एक टाइप ऑफ फीडबैक मिलते हैं कि हमने जो काम किया था वो काम इफेक्टिव चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, फीडबैक इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट एंड कंट्रोल प्रोसेस। अब ये जो फीडबैक होता है ये क्या होता है, ये बिहेवियर को जो है ना इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस किस तरह करते हैं बिहेवियर को, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे कि नर्सिंग कॉलेज का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब जो है ना आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, आपके कॉलेज के फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स का एग्जाम हो गया, और उनमें जो है ना स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत ज़्यादा जो है ना उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आ गया। तो उस ख़राब रिजल्ट से जो है ना, ये वो ख़राब रिजल्ट क्या है, उसको आपने देखा और आपने जो है ना अपने स्टूडेंट्स को बताया कि आप क्या कर रहे हो, आपका रिजल्ट ख़राब आ गया है, तो अभी जो है ना आप अपनी बिहेवियर में चेंज लेके आ रहे हो। आप जो है ना आवर स्टाफ्स को लेके आ रहे हो, कॉम्पिटेंट स्टाफ को आप लेके आ रहे हो। तो ये और ये जो है ना ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है कंट्रोल, कि आप जो है ना चीज़ों को कंट्रोल करते हो। ओके, कंट्रोल एड एंड डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प आउट करते हैं। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंट्रोल इज टू हेल्प मैनेजर मेक बेटर डिसीजन। कंट्रोल के थ्रू आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। क्यों, किस तरह, क्योंकि कंट्रोल के थ्रू आपको पता चलता है कि बेस लेवल पे क्या चल रहा है, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट की है, क्या वो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो अचीव हो रही या नहीं हो रही, हमने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग जो है ना वो ऑब्जेक्टिव की तरफ चल रही या नहीं चल रही। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करते हैं। कंट्रोल मेक मैनेजर्स अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड गिव देम इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल जो है ना क्या करते हैं, मेक मैनेजर्स अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड गिव देम इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। तो कंट्रोल क्या करते हैं, ये जो है ना प्रॉब्लम्स के हवाले से आपको जो है ना वो अवेयर करते हैं कि अभी जो है ना ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि आप कंटिन्यूसली चीज़ों को जो है ना मेजर करते हो, प्रोग्रेस को मेजर करते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो, रेगुलेट करते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स का पता चलता है और इसी के थ्रू जो है ना आप डिसीजन मेकिंग फिर करते हो। अच्छा, अब कंट्रोल प्रोसेस की 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आपने जो है ना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को या परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को आपने सेट करना होता है। उसके बाद जो है ना फिर उन ऑब्जेक्टिव को जब आपने सेट किया तो अब जो है ना आप एक्चुअल बेस लाइन पे जाते हो, फील्ड पे जाते हो, और उधर जो है ना आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को लोगों की चेक करते हो, और फिर उस एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो परफॉर्मेंस आपने सेट की है अपनी तरफ से उन दोनों को कंपेयर करते हो, और फिर जो नेसेसरी एक्शंस होते हैं उसको लेते हो, जैसे कि हमने पहले बताया। अच्छा, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड टू मेजर परफॉर्मेंस, जैसा कि हमने पहले बताया कि डिजाइनिंग रिसोर्सेज या डिजाइनिंग या मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स या मेकिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये
तकरीबन सेम होता है। तो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड टू मेजर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करते हो, क्योंकि आपके पास अगर पहले से जो है ना कुछ नहीं है कि मैंने जो है ना इतने इतने स्किलफुल स्टूडेंट जो है ना मैंने प्रोवाइड करनी है कम्युनिटी को, तो अगर वो स्किलफुल स्टूडेंट जिस मायार आपने सेट की है तो वो आपके स्टैंडर्ड्स है। अगर पहले से आपने कोई मायार सेट नहीं की है तो बाद में आप अपनी परफॉर्मेंस को जो है ना उसको आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। जब आपके पास स्टैंडर्ड होगा तो आप लोगों को जो है ना जांचोगे कि इस स्टैंडर्ड तक आपने जो है ना वो पहुंचना है। तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करना है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान मैनेजर डिफाइन गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट स्पेसिफिक। तो मैनेजर क्या करते हैं, वो जो है ना वो प्लान बनाते हैं, वो गोल सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्पेसिफिक, और फिर जो है ना वो ऑपरेशनल टर्म्स दैट इंक्लूड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस टू कंपेयर विद ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। और वो जो है ना वो ऑपरेशनल बेसिस पे भी, एक तो होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान जो सालों सालों तक जो है ना जो उनका होता है, और एक होता है ऑपरेशनल प्लान, जैसे कि हमने पहले भी पार्ट्स में बताया था। ऑपरेशनल प्लान जो है ना फिर क्या होता है कि आप डे टू डे जो परफॉर्मेंस जो एक्टिविटीज करते हो तो उसके लिए जो प्लान आपका होता है, शॉर्ट टर्म प्लान जो आपका होता है, तो उसी शॉर्ट टर्म प्लान में के थ्रू जो है ना आप फिर क्या करते हो, उसके थ्रू जो है ना आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है ना वो आप एस्टेब्लिश करते हो उसी ऑपरेशनल टर्म में। ओके, तो ऑपरेशनल टर्म दैट इंक्लूड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू कंपेयर विद ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। तो डे टू डे जो है ना आप ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को कंपेयर करते हो उन स्टैंडर्ड के साथ जो आपने एस्टेब्लिश की है। अब इसकी दो टाइप्स है, एक होता है आउटपुट स्टैंडर्ड, दूसरा होता है इनपुट स्टैंडर्ड। आउटपुट स्टैंडर्ड मेजर परफॉर्मेंस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी कॉस्ट और टाइम। तो ये क्या करते हैं, ये जो है ना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं किस चीज के थ्रू, क्वालिटी क्वांटिटी कॉस्ट और टाइम। मतलब ये कि ये आउटपुट को जो है ना वो आउटपुट स्टैंडर्ड होता है। इनपुट स्टैंडर्ड जो है ना जो आपका वर्क एफर्ट्स होता है कि जितना एफर्ट्स आपने दिया एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसी को क्या करते हैं, उसी को मेजर करना इनपुट स्टैंडर्ड होते हैं। ओके, अच्छा, अब जब आपने स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश की कि ये मेरा आउटपुट स्टैंडर्ड होगा, इस क्वालिटी की चीज मैंने बनानी है, ये मेरा इनपुट स्टैंडर्ड है, इतने लोगों को मैंने इन्वॉल्व करना है। अब ये स्टैंडर्ड के बाद जो है ना आप एक्चुअल फील्ड पे आप आते हो और फील्ड पे जो है ना आप चेक करते हो कि जो स्टैंडर्ड मैंने बनाई है क्या उन स्टैंडर्ड के मुताबिक काम चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रिफेयर for formal reports of performance measurement that manager review regularly। तो रेगुलर ये जो है ना मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करते हैं कि आज जो है ना हमने इतनी मेडिसिन जो है ना वो प्रिपेयर की, आज जो है ना हमने इतनी चीज़ें जो है ना वो अपनी कंपनी में प्रिपेयर की और इनकी ये क्वालिटी था, इतनी इतनी नंबर्स थी, और ये सब कुछ जो है ना वो डेली रिपोर्ट एक बनाते हैं और मैनेजर को देते हैं, या कोई वीकली रिपोर्ट बनाते हैं या कोई मंथली रिपोर्ट बनाते हैं और वो मैनेजर को देते हैं। दिस मेजरमेंट शुड बी रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड सेट इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस। अब ये स्टैंडर्ड ये जो है ना ये क्या होता है, ये मेजरमेंट जितनी मेजरमेंट आपने की तो ये मेजरमेंट लाजमी जो स्टैंडर्ड आपने एस्टेब्लिश किए फर्स्ट स्टेप में, इसी में जो स्टैंडर्ड आपने एस्टेब्लिश किए कंट्रोल प्रोसेस में, तो उसी के मुताबिक जो है ना इसी चलना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल इफ सेल्स ग्रोथ इज टारगेट द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मींस ऑफ गैदरिंग एंड रिपोर्टिंग सेल्स डेटा। तो फॉर एग्जांपल आपने जो है ना ये किया कि हमने जो है ना नेक्स्ट महीने हमने जो है ना 7,000 स्टूडेंट्स को हमने इन्वॉल्व करना है इसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आपका क्या है, अब जो है ना आप क्या करोगे, आप जो है ना आप उन स्टूडेंट्स को आप काउंट करोगे, डे टू डे जो है ना आप काउंट करोगे। आपने कहा कि हमने जो है ना एक महीने में 10,000 स्टूडेंट जो है ना वो इन्वॉल्व करनी है, तो फिर आपने जो है ना पर डे कितनी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व करनी है, तो पर डे जो है ना 10,000 मंथली, तो आप जो है ना पर डे या 30,000 मंथली, तो आप पर डे जो है ना आपने कितना करना है, आपने 1,000 स्टूडेंट को पर डे इन्वॉल्व करना है। तो डे टू डे जो है ना आपने 1,000 स्टूडेंट को काउंट करना है कि वो जो ऑब्जेक्टिव है उसको पेल कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, अच्छा, कंपेयर परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। जब आपने जो है ना एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपने देखा कि इस दिन पे इतनी स्टूडेंट्स आई, इस दिन पे इतनी स्टूडेंट्स आई, तो फिर जो है ना आप उसको और स्टैंडर्ड को जो आपने 30,000 सेट किए उन दोनों को आप कंपेयर करते हो। कंपेयर के बाद दिस स्टेप कंपेयर्स एक्चुअल एक्टिविटीज टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। व्हेन मैनेजर रीड कंप्यूटर रिपोर्ट्स और वॉक थ्रू देयर प्लान्स
दे आइडेंटिफाई वेदर एक्चुअल परफॉर्मेंस मीट एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये क्या करते हैं कि ये जब स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करते हैं तो मैनेजर बाहर निकलते फील्ड में जाता है, उधर लोगों को देखते हैं जो स्टैंडर्ड मैंने बनाई है क्या उन स्टैंडर्ड के मुताबिक काम चल रहा है, उन स्टैंडर्ड से हाई लेवल पे काम चल रहा है या उन स्टैंडर्ड से कम लेवल पे काम चल रहा है। टाइपिकली performance reports assembly such as comparison by placing the performance standard for the reporting period alongside the actual performance for the same period and by computing the variance। आप क्या करते हो कि जो डेटा आपने अभी एक्चुअल कलेक्ट किया और जो डेटा आपने जो है ना स्टैंडर्ड बनाया था उन दोनों को जो है ना एक दूसरे से माइनस करते हो, वेरिएंस आप बनाते हो। जो डिफरेंस आता है तो डिफरेंस से आपको पता चल रहा है, अगर निगेटिव में डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो फॉल शॉर्टन है, आप लास्ट में जा रहे हो। अगर पॉजिटिव रिस्पांस आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया तो इसका मतलब ये कि आप जो है ना इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो। अगर रिजल्ट सेम आया तो आपका मतलब ये है कि आपका क्राइटेरिया जो है ना वो सिर्फ मीट हो रहा है, न जो है ना आप स्टैंडर्ड से ऊपर जा रहे हो न नीचे जा रहे हो। ओके, अच्छा फिर इसके बाद जब आपने जो है ना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को क्या किया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को आपने चेक किया, अब आपको टेक करेक्टिव एक्शंस की जरूरत है। अगर आप नेगेटिव में लास्ट में जा रहे हो तो आपने क्या क्या काम करने, आपने देखने क्यों मैं लास्ट में जा रहा हूँ। ओके, तो ये क्या होता है, ये फिर जो है ना आपका रेगुलेटिंग जो स्टेप है वो होता है। When performance deviates from standard, manager must determine what changes, if any, are necessary and how to apply them। तो जब परफॉर्मेंस डिविएट हो रहा है तो मैनेजर जल्दी से चेक करते हैं कि क्या मसला, एम्प्लॉइज से पूछते हैं और मैनेजर से डिस्कस करता है कि हमने ये स्टैंडर्ड सेट की थी, अब जो है ना वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं हो रही, क्या मसला है। तो फिर जो है ना उनके लिए कोई चेंजेस जो है ना वो डिटरमिन की जाती है कि ये चेंजेस करो, इस तरह की करो, तो वो डायरेक्टली उन चेंजेस को जो है ना फिर अप्लाई करते हैं। If the productivity and quality-centered environment, workers and manager are often empowered to evaluate their own work। अगर आपका एनवायरनमेंट आपने एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनाया है, एक क्वालिटी सेंटर्ड एनवायरनमेंट है, तो वर्कर्स और मैनेजर दोनों जो है ना फिर लगी जाते हैं कि हमारे ये डिविएशन क्यों आ रहा है। तो दोनों जो है ना फिर क्या करते हैं, अपने काम को इवालुएट करते हैं। अगर जो है ना आपने वर्कर्स को एम्पावर की हो तो वो क्या करते हैं, फिर अपने काम को इवालुएट करते हैं और उसके मुताबिक जो है ना वो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। आफ्टर द इवैल्यूएटर डिटरमिन द काज आर काजेज ऑफ डिविएशन। जब इवैल्यूएट करते हैं काम को तो फिर वो क्या करते हैं कि ये काज है हमारे, जो ये लास्ट में कंपनी जा रहा है इसके ये काज है। ओके, और ही कैन टेक द फोर्थ स्टेप। तो इसी के बाद ये काज है तो काज को रिमूव करने के लिए वो फोर्थ स्टेप लेता है जो करेक्टिव एक्शन है। द मोस्ट इफेक्टिव कोर्स may be prescribed by policies or may be best left up by employee judgment and initiative। अब ये होता है कि जो करेक्टिव एक्शंस आपने लेनी है तो करेक्टिव एक्शन दो किस्म के होते हैं। एक तो ऐसी एक्शन है कि ऑलरेडी आपके पास पहले से गाइडलाइंस है कि अगर ये वाला मसला आ गया तो आपके पास पॉलिसीज में जो है ना उन चीज़ों को ऑलरेडी रिटन फॉर्म में मौजूद है कि अगर ये मसला आ गया तो आपने इस तरह सॉल्व करना है, तो फिर जो है ना आप उसी तरीके से सॉल्व करते हो। अगर ऐसी कोई मसला है कि जो क्रिएटिव है, जिसको जो है ना क्रिएटिव वे पे उसको सॉल्व करना है, जिसको इनोवेटिव वे पे सॉल्व करना है, जो एम्प्लॉइज की जजमेंट से होता है और पॉलिसी से वो सही तरीके से जो है ना वो अवेल नहीं होती, सॉल्व नहीं होती, तो फिर आपने जो है ना उसको एम्प्लॉइज की जजमेंट और इनिशिएटिव की तरह एक क्रिएटिव वे पे आपने फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये उस जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम पे जो है ना वो डिपेंड करते हैं। ओके, अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल सिस्टम कौन से कंट्रोल, ये जो सिस्टम होता है कंट्रोल का, तो ये किन किन पार्ट्स पे मुश्तमिल है। इसमें पहला मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। एक मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव सेट की जाती है, पॉलिसीज प्रोसीजर बनाई जाती हैं, सिलेक्शन और ट्रेनिंग होती है उन लोगों की, फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल होते हैं या परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं। रिव्यू में क्या होते हैं, आप प्रोग्रेस की रिव्यू करते हो, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मालूम करते हो, एक न्यू गोल को जो है ना आप सेट करते हो, तो ये आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल इसको हम कहते हैं, या परफॉर्मेंस रिव्यू। सैंपल जो है ना आपका जो परफॉर्मेंस है लोगों का उसको आप रिव्यू करते हो। फिर जॉब डिजाइन एंड वर्क स्ट्रक्चर को जो है ना आप रिव्यू करते हो कि जिन लोगों को हमने कौन सी जॉब्स दी थी, कौन कौन से बंदी किस किस लेवल पे जो है ना वो तैनात है, एंड वर्क स्ट्रक्चर, ये चीजें। परफॉर्मेंस मॉडलिंग को आप देखती हो, परफॉर्मेंस मॉडलिंग क्या होता है, फ्रेमवर्क डिफाइन स्पेसिफिक रूल। परफॉर्मेंस मॉडलिंग जो है ना एक फ्रेमवर्क होता है और वो फ्रेमवर्क ये होता है कि किस कौन सा बंदा जो है ना
किस रूल के लिए जो है ना कौन सा रूल परफॉर्म कर रहा है, कौन सी सिचुएशन में कौन से रूल परफॉर्म करने हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक मॉडल होता है। या नाम्स जिसको हम कहते हैं, नाम्स क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो अनरिटन रूल होते हैं या जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम्स होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो वैल्यूज बिलीव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये सारे सारे आते हैं, ये आपके मैनेजमेंट प्रोसेस कंट्रोल का जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है उसमें होते हैं। अब मैनेजमेंट प्रोसेस के बाद ये तो आपने स्ट्रेटेजी वगैरह जो है ना यहाँ पे बनाई, जो आपका पहला स्टेप होता है ना, हमने जो बताया अभी, जो पहला स्टेप आपके होता है असाइनिंग रिसोर्सेज वाला स्टेप जो होता है मोस्टली इसी में ये होते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है वो एवाल्युएशन का होता है, या आप जो है ना फिर अपनी जॉब्स एम्प्लॉइज को कंपनसेशन देते हो या बेनिफिट्स देते हो या रिवॉर्ड्स देते हो। तो इसी के थ्रू जो है ना आप जो टैलेंटेड लोग हैं बाहर के उनको आप अपनी तरफ खींच लाते हो। आपके पास जो अपने टैलेंटेड लोग हैं तो उनको आप रिटेन करते हो, वो आपसे फिर नहीं जाते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये वाला ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए क्या है, फ्रूटफुल है। ओके, मोटिवेट पीपल टू एक्सर्ट मैक्सिमम एफर्ट इन देयर वर्क। और लोग जो है ना क्या करते हैं, अपने वर्क में और भी एफर्ट्स डालते हैं, क्योंकि उनको जो है ना क्या मिलते हैं, कंपनसेशन मिलते हैं। बेटे फॉर एग्जांपल आप जो है ना अपनी कंपनी में आप लोगों को बता दो कि ये वाले जो है ना नेक्स्ट मंथ में हमने 10,000 हमने जो है ना मोबाइल्स को सेल्स करने हैं। अब जिस बंदे ने जो है ना इसमें से पहली वीक में 2,000 मोबाइल सेल की, तो हम जो है ना उनको 2 दिन की कंपनसेशन देंगे, 2 दिन की उसकी एक्स्ट्रा छुट्टी जो है ना वो मिलेंगी, या जो है ना हम उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, इतने पैसे ज्यादा देंगे। ओके, ये वाला जो है ना इसी के थ्रू फिर जो है ना वो काम और भी ज्यादा करेगा और भी मोटिवेट होगी। रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ द परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन। और जिन लोगों ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए, ज्यादा परफॉर्मेंस किए, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो थ्रू रिवार्ड, आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, उसको कोई रिवार्ड कोई किसी फंक्शन में जो है ना उसको बुलाते हो, तो ये क्या होता है, ये आपका रिकॉग्नाइजेशन होता है। ओके, अच्छा, तो ये दूसरा आपका कंट्रोल सिस्टम का दूसरा पार्ट होता है जिसमें आप कंपेंसेशन बेनिफिट्स देते हो। तीसरा आपकी कंट्रोल सिस्टम का एम्प्लॉय डिसिप्लिन होता है। एम्प्लॉय डिसिप्लिन आपका स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि ये वाले हमारी रूल्स हैं, इन रूल से अगर किसी ने डिविएट किया तो हम उसको पनिशमेंट देंगे। ओके, तो ये आपका डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज डिफाइंड एज इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर थ्रू रिप्रेमेंट। तो ये क्या होता है कि आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो थ्रू रिपेमेंट या थ्रू पनिशमेंट। पनिशमेंट के थ्रू जो है ना आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, मतलब ये कि आप अपने एम्प्लॉइज को टाइट रखते हो, अपने एम्प्लॉइज को जो है ना गपशप लगाने नहीं देती, तो ये आपका डिसिप्लिन है। और वो जो है ना आप रिप्रीमेंट, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा रिप्रीमेंट हम पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन, पॉजिटिव डिसिप्लिन। एक होता है प्रोग्रेसिव जो थ्रू रिप्रीमेंट जो है ना आप करते हो डिसिप्लिन, आप पनिशमेंट थ्रू पनिशमेंट जो डिसिप्लिन आप बनाते हो, तो आपका प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन होता है। लेकिन थ्रू पॉजिटिव वे आप जो डिसिप्लिन बनाते हो वो आपका पॉजिटिव डिसिप्लिन होता है, जिसमें आप एक डिजायर्ड बिहेवियर को इंकरेज करते हो। लोगों को जो है ना आप क्या करते हो, रिवार्ड्स देते हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने अच्छा काम किया, तो आप उसी काम को जो है ना सराहते हो और उसको रिवार्ड देते हो, तो सारी कंपनी के लोग जो है ना फिर उसी काम को जो है ना रिपीट करेगा। ओके, तो डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन एज इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, इसमें आप थ्रू रिप्रेमेंट या थ्रू पॉजिटिव वे जो है ना आप लोगों की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो। अब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, टाइज रिप्रेमेंट टू द सीवरिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द एम्प्लॉइज इम्प्रोक्शन। एम्प्लॉइज के जो इम्प्रेक्शन होते हैं, या इम्प्रेक्शन का मतलब जो वायलेशन एम्प्लॉइज करते हैं, तो उस वायलेशंस के सीवियरिटी और फ्रिक्वेंसी को देखा जाता है और इसके मुताबिक उसको सजा दी जाती है। तो ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, या इसको हम स्ट्रक्चर अप्रोच भी कहते हैं, डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर अप्रोच, या इसको हम एड्रेस मिसकंडक्ट, कि आप मिसकंडक्ट को जो है ना आप थ्रू रिप्रीमेंट, जो जितना वायलेशन किया तो इतनी वायलेशन के साथ आप उसको इतना ज्यादा सजा देते हो। ओके, पॉजिटिव डिसिप्लिन में क्या होता है, इन्वॉल्व पीपल मोर पॉजिटिवली एंड डायरेक्टली इन मेकिंग डिसीजन टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर। इसमें जो है ना इन्वॉल्व पीपल मोर पॉजिटिवली एंड डायरेक्टली, इसमें जो है ना आप लोगों को ज्यादा पॉजिटिवली ट्रीट करते हो, डायरेक्टली ट्रीट करते हो, डिसीजन मेकिंग में आप उसको जो है ना शामिल करते हो,
और क्या करते हो, उसकी बिहेवियर को आप इम्प्रूव करते हो। इम्प्रूव किस तरह करते हो कि आप जो है ना उसकी जो इंकरेज करते हो एक डिजायर्ड बिहेवियर को, रिवार्ड्स देते हो, उनको सराहते हो, किसी बड़ी महफिल में उनका नाम लेते हो कि इन्होंने ये काम किया था और बहुत अच्छा काम किया। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव डिसिप्लिन होता है। अच्छा, अब इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अ फोकस ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स, ये जो है ना जो ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस पर फोकस करते हैं। इंटीग्रेशन इनटू एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश प्रोसेस, अब ये इसका करेक्टरिस्टिक होगा कि जो आपको कंट्रोल प्रोसेस है वो आपके एस्टेब्लिश प्रोसेस के अंदर ही होगा। मतलब ये कि इसके लिए कोई आपका कंट्रोल प्रोसेस, आप कहोगे कि ये मैनेजर जो है ना ये मैंने कंट्रोलिंग के लिए रखा है, और एम्प्लॉय जो है ना हर 2 घंटे बाद इनके पास आएंगे और इनको बताएंगे कि हमने जो है ना इतना काम किया है, और मैनेजर का जो रूम है वो इधर है और जो एम्प्लॉइज है उनका रूम आपके ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी कोने में है। तो ये क्या है, ये एम्प्लॉइज पे एक अलग बर्डन आप बनाते हो। अब आप ये जो आपको कंट्रोलिंग मैनेजर है इसको इधर होना चाहिए, इस एस्टेब्लिश प्रोसेस के अंदर होना चाहिए, ताकि डायरेक्टली जो है ना एम्प्लॉइज इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, और एम्प्लॉइज पे जो है ना क्या कर रहे हो एक अलग बर्डन नहीं हो। तो इंटीग्रेट होगा आपका जो कंट्रोल सिस्टम है, ये आपका जो एस्टेब्लिश प्रोसेस है उसके अंदर ही इंटीग्रेट होगा। ओके, कोई अलग रूल्स, कोई न्यू सिस्टम आप नहीं बनाओगे उसके लिए जिसके थ्रू जो है ना बर्डन पड़ जाए आपके एम्प्लॉइज पे। एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए जो आपका कंट्रोल सिस्टम है वो एक्सेप्टेड हो। एक्सेप्टेड का मतलब ये कि एम्प्लॉइज के पर्पसेस को जानते हो, और एम्प्लॉइज ये भी जानते हो कि ये जो कंट्रोल सिस्टम इन्होंने बनाई है एक हेल्पफुल सिस्टम है, इसकी वजह से हमारा भी भलाई होता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी भलाई होता है। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड, जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो कंट्रोल सिस्टम मैनेजर को एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, आपका कंट्रोल सिस्टम भी ऐसा नहीं हो जिसपे आपने बहुत ज्यादा जो है ना हाई लेवल के लोग आपने जो है ना वो उसमें हायर की हो, और इतना जो है ना आपका आउटपुट नहीं हो जितना आपने जो है ना लोगों को हायर की हो, जितना आपने कंट्रोल सिस्टम पे लगाई हो। ओके, एक्यूरेसी को आप देखोगे कि आपकी कंट्रोल सिस्टम की इंफॉर्मेशन वो रिलायबल हो, और कंप्रिहेंसिबिलिटी, आपका कंट्रोल सिस्टम जो इंफॉर्मेशन आपको दे रही है तो वो जो है ना आपके लिए भी और एम्प्लॉइज के लिए भी इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, अच्छा, द रोल ऑफ फीड फॉरवर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, द रोल ऑफ फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट एंड फीडबैक कंट्रोल का क्या रोल है? अब फीड फॉरवर्ड किस चीज को कहते हैं? जिसको हम कहते हैं वर्क इनपुट, जो चीजें आप देते हो ऑर्गेनाइजेशन को उसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड इंश्योर द राइट डायरेक्शन आर सेट एंड द राइट रिसोर्सेज इनपुट्स आर अवेलेबल। फीड फॉरवर्ड क्या होता है कि आपने राइट डायरेक्शन सेट की है, राइट रिसोर्सेज आपने सेट की है, और एक राइट रिसोर्सेज को आपने एक राइट डायरेक्शन जो है ना वो प्रोवाइड की है। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना फीड फॉरवर्ड ये है कि आप इनपुट देते हो तो इनपुट को आप पहले से जांच लेते हो कि ये वाली इनपुट मैं अच्छी तरह दे रही हूँ, और ये जो है ना ये कोई प्रॉब्लम अकर नहीं करेगा। तो ये क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को आकर इनसे पहले जो है ना आप उसको सॉल्व करते हो, पहले से आप उसके लिए जो है स्ट्रेटेजी करते हो। ओके, दूसरा होता है कॉन्क्रेंट। कॉन्क्रेंट का मतलब है कि अभी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम के दरमियान जो है ना आप चीजों को सही करते हो, तो ये कॉन्क्रेंट आपका होता है। प्रेजेंट चीजों पे आप फोकस करते हो, वर्क थ्रू पुट्स, कि वर्क के दरमियान जो है ना आप चीजों को सही करते हो। इंश्योर द राइट थिंग बीइंग डन एज पार्ट ऑफ द वर्क फ्लो ऑपरेशन, वर्क फ्लो ऑपरेशन आपका हो रहा है और आप इस बात को आप क्या करते हो, इंश्योर करते हो कि अभी सही काम चल रहा है। ओके, सॉल्व प्रॉब्लम व्हाइल दे आर अकरिंग, जितना प्रॉब्लम जैसे आ रहा है उसको आप सॉल्व करते हो, जैसे आ रहा है उसको सॉल्व करते हो। फीडबैक कंट्रोल ये होता है कि एट द एंड पे वर्क आउटपुट जो है ना आप चेक करते हो। इंश्योर द फाइनल रिजल्ट आर आप टू डिजायर स्टैंडर्ड, जो आपके ऑब्जेक्टिव है जो डिजायर स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ये फीडबैक कंट्रोल होता है। सॉल्व प्रॉब्लम आफ्टर द अकर, प्रॉब्लम जो है ना अकरेंस के बाद आप सॉल्व करते हो तो ये आपका फीडबैक कंट्रोल होता है। अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल, इसी के बेस पे ये टाइप्स है। प्रिलिमिनरी, या जिसको हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहते हैं। ओके, ये क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को, एक्टिविटीज को जो है ना उसको आकरने से पहले आप क्या करते हो, एकम्प्लिश बिफोर अ वर्क एक्टिविटी बिगिंस। अब जो है ना एक्टिविटीज शुरू करने से पहले आप जो है ना क्या करते हो, उसको एकम्प्लिश करते हो, प्रॉब्लम को आप खत्म करते हो। ओके,
अच्छा, they make sure that proper direction are set and that right resources are available to accomplish them। ये किस बात को इंश्योर करते हैं कि आप जो डायरेक्शन ले रहे हो उस डायरेक्शन के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं और उस डायरेक्शन का वो जो आप एक स्टेप ले रहे हो, एक इनिशिएटिव ले रहे हो, तो उस इनिशिएटिव का डायरेक्शन भी सही है और उसके लिए रिसोर्सेज भी राइटली अवेलेबल हैं। ओके, तो ये उस बात को इंश्योर करते हैं। कंकरेंट या जिसको हम जो है ना वर्क थ्रूपुट्स भी कहते हैं। कंकरेंट क्या होता है? कंकरेंट फोकस ऑन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द वर्क प्रोसेस। द वर्क प्रोसेस के दरमियान जो चीजें आकर हो रही है तो उसको हम कंकरेंट कहते हैं। और इसको हम स्टीयरिंग कंट्रोल भी, जैसा कि गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग व्हील होता है, तो स्टीयरिंग का काम क्या होता है कि वो चीजों को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्टली जो है ना आप गाड़ी चलाते हो और अभी जो है ना इसको इस साइड पे कट करना है, इस साइड पे कट करना है, तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो है ना आप चीजों को जो है ना मॉनिटर करते हो, चीजों को मैनेज करते हो, डायरेक्ट करते हो, तो ये क्या होता है? ये कंकरेंट होता है। दे मॉनिटर ऑनगोइंग ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर बीइंग डन करेक्टली। ओके, तो ये क्या होता है? ऑनगोइंग चीजों को जो है ना मॉनिटर करना होता है। पोस्ट एक्शन, पोस्ट एक्शन में क्या होता है कि आफ्टर द एक्शन डन आप क्या करते हो। ओके, समटाइम्स कॉल्ड फीडबैक कंट्रोल, दे टेक प्लेस आफ्टर एन एक्शन इज कंप्लीटेड। एक्शन कंप्लीट हो गई उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है? दे फोकस ऑन इन रिजल्ट्स एज अपोज टू इनपुट्स एंड एक्टिविटीज। ये इन रिजल्ट पे जो है ना फोकस करते हैं, जो आपके इनपुट्स और एक्टिविटीज होते हैं उनकी अगेंस्ट जो इन रिजल्ट आते हैं तो उस पर ये फोकस करते हैं। अगर उसमें किसी चेंजेस की जरूरत हो तो वो जो है ना फिर आप पोस्ट एक्शन पे करते हो। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंट्रोल दूसरा होता है मैनेजर हैव टू ब्रॉड ऑप्शंस। ये तो थे, ये जो हमने पढ़ी ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ जो आप इनपुट दे रहे हो, आपका आउटपुट आ रहा है, जो आपका मिडल कंकरेंट होता है उसके बेस पे। अभी जो हम पढ़ते हैं तो ये ऑन द बेसिस आप मैनेजर हैव मैनेजर के जो एक्शंस होते हैं उसके मुताबिक मैनेजर टू ब्रॉड ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल। मैनेजर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ये होता है कि दे कैन रिलाई ऑन पीपल टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल इंटरनल विद देयर ओन बिहेवियर। ये तो एक ये होता है कि वो लोगों को बाइख्तियार बना दे, एम्पावर बना दे कि आप अपने आप को खुद कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल करो। आपके ऑब्जेक्टिव आपके लिए सेट है, आपके लिए रूल प्रोसीजर है और उसी के मुताबिक जो है ना आप अपने आप को क्या करो? कंट्रोल करो। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल। दूसरा ये होता है कि उसके लिए रूल ऑब्जेक्टिव सेट है लेकिन वो इतने इलिटरेट है, इतने अनपढ़ और जाहिल लोग हैं कि वो खुद से जो है ना जब आप उनके सर पे खड़े नहीं हो तो वो काम नहीं करते। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंट्रोल कहते हैं कि मैनेजर जो है ना डायरेक्टली उस पे एक्शन लेते हैं और डायरेक्टली उनके बिहेवियर्स को जो है ना वो कंट्रोल करते हैं, तो फिर ये एक्सटर्नल होता है। इंटरनल कंट्रोल अलाउज मोटिवेटेड इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल इन फुलफिलिंग अ जॉब एक्सपेक्टेशन। इसमें जो है ना जो इंडिविजुअल होता है उसको सेल्फ कंट्रोल की एम्पावरमेंट दी जाती है कि एक जॉब एक्सपेक्टेशन है, एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने काम करना है। आप अपने काम को जो है ना वक्तन ब आप कंट्रोल करते रहो, इवालुएट करते रहो। अब इसी सेल्फ कंट्रोल के लिए क्या? एनहांस व्हेन पीपल कैपेबल पीपल हैव क्लियर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड पर प्रॉपर रिसोर्स सपोर्ट। अब ये उन लोगों के लिए सेल्फ कंट्रोल सही है कि वो लोग जो है ना एक तो कैपेबल लोग हों और दूसरा जो है ना वो क्या हो, उनके लिए सेट ऑब्जेक्टिव जो है ना क्लियर ऑब्जेक्टिव हो उनके लिए और उनके पास जो है ना प्रॉपर रिसोर्स सपोर्ट हो, सब रिसोर्स उनके पास अवेलेबल हो, तो फिर जो है ना ये वाला होना चाहिए। एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल इट आकर थ्रू पर्सनल सुपरविजन एंड द यूज ऑफ फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये क्या होता है कि इसमें जो है ना पर्सनल सुपरविजन होता है और मैनेजर खुद लोगों को सुपरवाइज करते हैं और फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है और लोगों को देखते हैं। परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम, इसमें जो है ना परफॉर्मेंस अप्राइजल या रिव्यू सिस्टम जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। कंपेंसेशन होता है, इसमें बेनिफिट सिस्टम होता है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन सिस्टम होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप मैनेजमेंट करते हो। तो ये क्या आता है? ये आपकी सेट की मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव, मतलब है कि ऑब्जेक्टिव आपके पास सेट ऑब्जेक्टिव है और जो आपके एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज को आप इस काम पे जो है ना इनफोर्स करते हो कि इन ऑब्जेक्टिव की तरह जो है ना आपने अपने काम को करना है। तो ये आपका एक्सटर्नल कंट्रोल है। तो ये हमारे पास था कंट्रोल का कि मैनेजमेंट का जो दूसरा फंक्शन था कंट्रोल, तीसरा फंक्शन हमने उनको डिटेल से पढ़ा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग, चौथा फंक्शन, और डायरेक्टिंग के बाद फिर फाइनल होगा इवैल्यूएटिंग। तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर उसी वक्त जो है ना मुलाकात होगी इस लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।